Yes, Assalamu alaikum. Participants, are you listening my voice? वालेकुम सलाम। यस सर। Okay. एक मैसेज आया कि इज देयर एनी सेपरेट ग्रुप फॉर द केमिस्ट्री लेक्चर स्टूडेंट्स। इसी ग्रुप में ही आया है, तो इसके अलावा और तो कोई सेपरेट ग्रुप नहीं है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो शेड्यूल टॉपिक था वो था केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो काइनेटिक्स से मुराद होता है मोशन। तो किसी भी रिएक्शन से की मोशन से मुराद हम क्या लेते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल चेंज आता है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। तो कोई रिएक्टेंट कितनी तेजी से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसको हम रिएक्शन की मोशन कहते हैं कि रिएक्शन कितनी तेजी से या कितनी स्लोली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो इस हवाले से रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद के यूनिट टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज आ रही है, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम आज के डिस्कशन में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रिएक्शन काइनेटिक्स के वो डिस्कस करेंगे, जिसमें काइनेटिक्स की बैकग्राउंड है थोड़ी सी, फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रेट लॉ क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म या मॉलिक्यूलरिटी क्या है, टेम्परेचर रेट आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एडजॉर्प्शन काइनेटिक मॉडल टाइप। यहाँ पे हमारे पास हम डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक मॉडल क्या है। अच्छा जी, तो इसको हम आज डिस्कस करते हैं। ये जो मेरे पास स्लाइड्स हैं मैंने ऑनलाइन ली हुई हैं, मैं आपको भी इनका लिंक सेंड कर दूंगा। इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जी जी, पहला बैकग्राउंड क्या है, काइनेटिक्स होती क्या है। तो इससे मुराद क्या है कि केमिकल सिस्टम जो है वो कैसे प्रोसीड हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे पास ये पता होना चाहिए, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा, कि कौन से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। कि थर्मोडायनामिकली कोई रिएक्शन हो सकता है या नहीं, यानी कि उसके पास इतनी एनर्जी स्टोर है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो सकते हैं या नहीं। दूसरा है काइनेटिक्स, कि हाउ फास्ट डज द रिएक्शन प्रोसीड। दो चीजें, थर्मोडायनामिक्स किसी भी रिएक्शन की और काइनेटिक्स, दोनों अलग अलग चीजें। तो अगर थर्मोडायनामिक्स की हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें तीन चार चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी रिएक्शन के प्रोसीड होने या ना होने का फैसला उनमें करती है कि गिब्स फ्री एनर्जी करती है और एंट्रोपी चेंज करती है। कि हमने पता कि अगर तो गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। इसी तरह एंट्रोपी अगर पॉजिटिव होती है तो वो भी रिएक्शन प्रोसीड होता है। अगर इनकी वैल्यूज नेगेटिव है तो वो रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड नहीं हो सकता। काइनेटिक्स से मुराद है कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स क्या होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद है प्रोग्रेस ऑफ द सिंपल रिएक्शन। फर्ज करते हैं रिएक्टेंट ए है जो बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे ही अब उसने एक एग्जांपल दी है कि जो रिएक्टेंट है वो है पर्पल है और प्रोडक्ट जो है वो ग्रीन है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम और प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ भी इस चीज को जाहिर कर रहा है कि टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। तो जैसे जैसे ये ग्राफ भी है कि ग्राफ की जो स्टीप है या जो स्लोप है हर वक्त डिफरेंट है, हर पॉइंट पे वो डिफरेंट है। इसका मतलब है हर वक्त जो है काइनेटिक्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो रहा है। तो किसी भी एक इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन दूसरे इंस्टेंट के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग फिनोमिना। रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग फिनोमिना। तो हर वक्त रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता जा रहा है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम ए के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। फर्ज करते हैं एक आप इंटरवल लेते हैं 10 मिनट का, तो टोटल टाइम जो होगा वो 10 मिनट होगा। और जो चेंज इन कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन 0 से 100 मोल्स तक पहुंच जाती है, तो अब 100/10 इसका आंसर आएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसका आंसर होगा मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 10 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला, ये अच्छा एमसीक्यू में आ सकता है क्या कि रिएक्टेंट के हवाले से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव साइन में लिखा जाएगा कि अगर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, लेकिन अगर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा। तो ये अगर एक रिएक्शन आपको फर्जी रिएक्शन दिया जाता है ए और बी या ए प्लस बी इक्वल गिव्स अस सी प्लस डी, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए should be minus dA over dt या minus delta A over delta T. This is very simple reaction. अगर बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट्स ज्यादा ए है, बी है, सी है और डी है, तो तमाम रिएक्टेंट्स के हवाले से रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट्स के हवाले से रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन जितना ए के हवाले से चेंज हो रहा है उतना ही बी के हवाले से, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन में इसका कोफिशिएंट होता है उसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं कि हम लेते होते हैं पर मोल, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स चेंज पर यूनिट मोल्स। तो जितने मोल्स इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिए हैं हम क्या करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए। सिमिलरली अच्छा, अब इसके रेट्स ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या हैं? अब मोर पर क्यूबिक डेसीमीटर या मोर पर लीटर, एल फॉर लीटर है, ये आपके पास क्या है, ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं, और टाइम के यूनिट्स हैं सेकेंड। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आमतौर पर जब हम गैसियस फेज की बात कर रहे होते हैं तो हम गैसियस फेज में कंसंट्रेशन को उसके मोलर कंसंट्रेशन को उसके पार्शियल प्रेशर से रिलेट करते हैं। तो गैसियस पार्शियल प्रेशर की सूरत में इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर पर सेकेंड, ये एटमॉस्फेयर पर सेकंड भी आ सकता है, टॉर पर सेकंड भी आ सकता है, मिलीमीटर मरकरी पर सेकंड भी आ सकता है, एटसेट्रा। अब तीन चार किस्म के रेट्स ऑफ रिएक्शंस की हम डेफिनेशन कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, किसी खास इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या गिवन इंस्टेंट, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप एक ग्राफ अगर ड्रा करते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रेट ऑफ रिएक्शन जो लेते हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करने के लिए जिस पॉइंट पर, जिस टाइम इंटरवल पे आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना चाहते हैं उसका आप टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट लेकर उसका जो है वो स्लोप निकालते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे स्लोप कैसे निकलेगी इस पॉइंट की, कि इस पॉइंट की एक जो लाइन आ जाएगी उसका टेंजेंट है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 से मुराद है कि y एक्सिस पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं दो पॉइंट्स के, मिसाल के तौर पे ये दो पॉइंट्स ले लिए, ये इस पॉइंट का y2 की वैल्यू y एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस y एक्सिस पर इसके दूसरा कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस पे इसी पॉइंट के x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट x2 और x एक्सिस पे दूसरा कोऑर्डिनेट x1। तो x एक्सिस पे टाइम है तो ऊपर आप ये लिखें, और y एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, तो C2 माइनस C1 कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, ये फर्ज करें पॉइंट लिया, ये C1 है और ये C2 है, तो ये दो कंसंट्रेशंस और ये दो टाइम इंटरवल्स यहाँ पे आप नोट करेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आप लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे स्मॉल इंटरवल के लिए है जहाँ पे जो टाइम है वो बिल्कुल अप्रोच कर रहा है जीरो को, बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो मोमेंट होगा, छोटे से मोमेंट के लिए। अब कौन से फैक्टर जो है वो रेट को अफेक्ट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तमाम रिएक्टेंट जो है उनकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। अगर आप अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, वो रिएक्शन जो वाटर से रिएक्शन करें, आप एक मैं वीडियो भी आपको आप देखिएगा, खुद से यूट्यूब पे सर्च कर लें रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर, तो आप देखिएगा वहाँ पे वीडियो में
मोस्टली वही वीडियो होती है, उसके बड़े व्यूज हैं कि जब वो लिथियम वाटर के साथ, ये तो हमें पता है कि अल्कली मेटल जितने भी हैं बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, लेकिन लिथियम जो है वो लिथियम से सीजियम तक रिएक्टिविटी बढ़ती है। लिथियम जो है वो वाटर में डालते हैं तो थोड़ी देर वो फ्लोट करता है, फिर वो ब्लास्ट हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ। उसके बाद सोडियम का रेट ऑफ रिएक्शन उससे ज्यादा होता है, तेजी से रिएक्ट करता है। सीरियम का बहुत फास्ट रिएक्शन है कि वो थोड़े सा पीस पानी में फेंकता है तो जनाब बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो इससे बड़ा ये है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक नेचर ऑफ रिएक्टेंट के साथ भी है, डिफरेंट रिएक्शन कैन रिएक्ट विद डिफरेंट some other reactant in different ways and different rates। अब वो कहता है कि यहाँ पे एक और चीज उसने दी हुई है कि रेट ऑफ होमोजेनियस रिएक्शंस। होमोजेनियस रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें तमाम फेजेस जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में हो। मिसाल के तौर पर अगर हम HCl और NaOH का रिएक्शन करवाते हैं, दोनों को सोल्यूशन लेते हैं, दोनों के सोल्यूशन लेते हैं तो वो बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है। लेकिन इसी के को अगर हम एग्जांपल लें, HCl को उसका सोल्यूशन ले लें लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में ऐड कर दें सॉलिड की सूरत में, तो तब उतना तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। तो इस वाले से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड। क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि पहले वाले बॉन्ड टूट जाते हैं और नए वाले बन जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास गैसेस हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स चूंकि पहले ही दूर दूर होते हैं तो उनको आपस में इंटरेक्ट करना आसान है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे हर वक्त मोशन में, उनको इंटरेक्ट करना आसान है। लेकिन दो सॉलिड चीजें उनका रिएक्ट करना इसलिए मुश्किल होगा कि तमाम सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आसानी से दो रिएक्टेंट का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इस वाले से ये दो जो है वो फैक्टर्स भी हम याद रखें। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रिएक्शन रेट पे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तमाम पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। तो अगर फर्ज करते हैं एक तरफ हम सॉलिड लेते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं एक एल्यूमिनियम के साथ, तो अगर एक एल्यूमिनियम का छोटा सा पीस लेते हैं, लंप ऑफ एल्यूमिनियम लेते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन पैदा करेगा, लेकिन उसका रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होगा। क्यों? कि सरफेस पर जो एटम मौजूद है वो आसानी, वो तो बिल्कुल इंटरेक्ट करेंगे, बहुत तेजी से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, लेकिन सरफेस के अंदर जो छुपे हुए एटम है वो इतनी आसानी से। लेकिन अगर पाउडर्ड फॉर्म में आप एल्यूमिनियम लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, हर पार्टिकल छोटी छोटी तादाद में, तो ज्यादा सरफेस पर आने वाले जो एटम्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो रिएक्शन बड़ी तेजी से होगा। जैसा कि ये देखें, मास ऑफ स्टील वुड बर्स्ट इनटू फ्लेम, कि आप फ्लेम अगर लेते हैं स्टील वुड, और यहाँ पे हॉट स्टील नेल ग्लो फीबली व्हेन प्लेस्ड इन ऑक्सीजन, कि आप एक नेल लें बहुत रेड हॉट लें तो बड़ी इतनी आसानी से वो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर आप उसके पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं स्टील, यानी कि लोहे का चून लेते हैं या उसका बरादा लेते हैं, तो वो तेजी से रिएक्ट करेगा। तो जो हाई सरफेस एरिया के फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में जब रिएक्टेंट लेंगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों? कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ सरफेस एरिया से मुराद क्या है, कि यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम है, लेकिन इसका एरिया 6 मीटर स्क्वेयर है। यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर उसका जो है वो वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा फैला देते हैं तो इसका एरिया होता है 8 क्यूबिक मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? इसमें ये 4-6 सर्फेसिस थी, यहाँ 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 आके कोई रिएक्टर इंटरेक्ट कर सकता है, यहाँ पे सर्फेसिस बढ़ गई हैं जहाँ पे वो इंटरेक्शन हो सकता है। इसको मजीद काट दें तो इसका एरिया मजीद बढ़ जाएगा, मजीद काट दें एरिया, सरफेस एरिया मजीद बढ़ जाएगा, सरफेस पे आने वाले एटम ज्यादा हो जाएंगे और इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा। मजीद काट दें, पाउडर कर दें, तो बिल्कुल जनाब अगर इसको फैलाएं तो कितना ज्यादा जो है वो एरिया कवर कर सकता है ये पाउडर फॉर्म में ये कंपोनेंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। अब तीसरा जो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट है, कंसंट्रेशन जैसे भी आप जब बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। क्यों? ये लॉ ऑफ मास सेक्शन भी है 8th चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में भी इसका जिक्र मौजूद है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
इससे मुराद क्या है कि रिएक्टेंट की आप मिकदार बढ़ा लेते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो रिएक्टेंट के आपस में बढ़ जाते हैं, तो प्रोडक्ट बनने के चांस भी बढ़ जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसी तरह टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो तमाम एलिमेंट्स जो कि रिएक्टेंट्स में मौजूद है इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, ग्राफ से हम इसको वाजे कर सकते हैं। अब जो है कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल नहीं बढ़ाता, चेंज नहीं करता, बल्कि क्या करता है, नहीं सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। उसका तरीका का डिफरेंट है। ये देखें एक आर रिएक्टेंट है जिसमें एक आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये आई प्रोडक्ट है और पी वन प्रोडक्ट बनता है। और अगर आप दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, तो यहाँ भी प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है कैटलिस्ट में, आपको पता है कि थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में आगे जाके हम पढ़ते हैं कि एक डिफरेंट रिएक्टेंट जो है आपस में एक कोलाइड करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें ये बताती है कि अगर वो इफेक्टिव कोलिजन तब होगा जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएंगे, और दूसरा है वो प्रॉपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे। तो एक खास एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप एक कैटलिस्ट यूज करते हैं तो एक ऐसा अल्टरनेटिव पाथ मुहैया करता है कैटलिस्ट जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जिसके साथ अब यहाँ पे फर्ज करें एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर बहुत बड़ा है, अगर कैटलिस्ट मौजूद नहीं है तो 100 में से 10 मॉलिक्यूल अगर इस बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यहाँ तक पहुंच पाती है। लेकिन अगर यही एनर्जी बैरियर कम हो जाए तो हो सकता है कि 40 मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस कर पाए, क्योंकि जिनकी एनर्जी पहले इसको क्रॉस करने के काबिल नहीं था, लेकिन हमारे पास अब ये बैरियर कम हो गया, इसको क्रॉस करने के काबिल ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। आप फर्ज करते हैं एक रिएक्शन है ए और बी, सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ वो एक इक्वेशन है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये इसकी पावर में आ जाते हैं, ए की पावर में ये जो स्मॉल ए आ जाएगा और बी की पावर में ये स्मॉल बी आ जाएगा। तो रेट इक्वेशन आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ पे इक्वालिटी ले आए, के आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, रेट कांस्टेंट या रेट इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे के जो है वो रेट कांस्टेंट है और ये पूरी इक्वेशन रेट इक्वेशन कहलाएगी। इसको वेलोसिटी रेट कांस्टेंट भी सॉरी रेट ऑफ लॉ भी कहते हैं, रेट इक्वेशन भी कहते हैं। इस के को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसमें साथ ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। कोई भी आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं तो इसका जो जितने भी पावर्स होंगी कंसंट्रेशन टर्म की, इनका सम जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि ए के लिहाज से इसकी कंसंट्रेशन की पावर एम है, तो ए के लिहाज से इसका ऑर्डर एम है, बी के लिहाज से एन है, लेकिन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एम प्लस एन होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन जो है वो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लिखी जा सकती। हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली उसका मैकेनिज्म डिफाइन किया जाता है, तो फिर उसकी रेट लॉ जो है किन किन रिएक्टेंट पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, हम एक रेट लॉ डेवलप करते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं जनाब, अब ये देखें जी, एक रिएक्शन है रेट ऑफ वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। फर्ज करते हैं रेट है इन ऑर्डर एन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट डबल होगा अगर, तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब जैसे आप रिएक्शन की कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट भी डबल हो जाएगा।
3 गुना करेंगे रेट भी 3 गुना हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड रेट इसका क्या होगा, ये आपको मैं इसकी तफसील सेंड करूंगा इसकी जो है वो, क्योंकि डेरिवेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो रेट इज इक्वल टू लॉग ए टी ओवर ए नॉट। ए टी से मुराद किसी भी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन और ए नॉट से मुराद है टोटल कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी के इक्वल आएगा। ये जो है वो इसकी रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए के ए की पावर 2 आ जाएगी। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं, 1 ओवर ए एट द टी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 प्लस ए ओवर ए नॉट। ए नॉट से मुराद है इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जीरो ऑर्डर के लिए ये रेट लॉ बनेगा। अच्छा, इससे आप इसके जो है वो के की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, के यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं। जरा गौर से सुन लीजिएगा, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के यूनिट्स क्या है, सेकंड के लिए क्या है, थर्ड के लिए क्या है। तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात। ए की कंसंट्रेशन की हम यूनिट्स लिखते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर या मोल पर लीटर। रेट के यूनिट्स हैं जी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। आपने क्या करना है, एक ही जगह मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसकी पावर 1 होगी, सेकंड ऑर्डर है तो उसकी पावर 2 होगी, थर्ड ऑर्डर है तो इसकी पावर 3 होगी। 3 पावर सॉल्व करके आपने इसके से डिवाइड कर देना है। इसके यूनिट्स क्या है जी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होंगे। तो ये जब मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसके इधर डिवाइड होगा तो सिर्फ पर सेकंड बच जाएगा। सेकंड ऑर्डर होगा तो आपके पास 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर बचेगा। तो इसके मोल पावर -1 और क्यूबिक डेसीमीटर डेसीमीटर पावर 3 आ जाएगी। तो ये जरा इसकी प्रैक्टिस कर लिए, थर्ड ऑर्डर तक के की वैल्यूज क्या, के यूनिट्स क्या होंगे। अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास कि ये एक रिएक्शन है। अब यहाँ पे हम साबित ये करना चाहते हैं कि कोई भी रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के हो सकता है हमारे पास वो रेट इक्वेशन हम ना कर सकें। तो ये है रिएक्शन 2NO प्लस 2H2। देखने में ऐसा लगता है कि ये इसके हवाले से भी इसका रेट 2 है, इसके हवाले से भी इसका जो है वो ऑर्डर 2 है, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 होना चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ निकाला गया वो है जी NO पावर स्क्वायर H2। तो इससे हम एक्सप्लेन इस बात से कर सकते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म अगर हम स्टडी करें तो ये एक से ज्यादा स्टेप पर मुश्तमिल होगा, जिसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में तो NO की जो रेट है वो इसकी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाइड्रोजन के हवाले से रेट जो है वो सिर्फ इसकी फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट इक्वेशन में हमारे पास इसकी पावर 2 आई है, इसकी पावर 1 आई है, दोनों को ऐड कर दे तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनता है। ठीक है। तो अब कौन से मेथड है जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। एक हाफ लाइफ मेथड है, पावर प्लॉट मेथड है, आइसोलेशन मेथड है, इनिशियल रेट मेथड है। तो जिसमें ज्यादातर हम हाफ लाइफ मेथड और इनिशियल रेट मेथड और एक मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस जो एफएससी में मौजूद है वो हम करते हैं। ये देखते हैं जी, इनिशियल रेट मेथड क्या है। उसका तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ी लेते हैं, कभी ज्यादा लेते हैं। तो ये कंसंट्रेशन 1 ली है तो हमने उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड की है। फिर रेट 1 फाइंड किया, रेट 2, जब कंसंट्रेशन ज्यादा ली है फिर रेट फाइंड किया, कंसंट्रेशन उससे ज्यादा ली फिर रेट फाइंड किया। कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इससे पता चला कि कंसंट्रेशन चेंज करते करते हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जा रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सीक्वेंसेस में क्या होता है कि सीरीज ऑफ प्लॉट होगी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की। फिर इनिशियल रेट डिटर्मिनेशन बाय ड्राइंग टेंजेंट। अब किस हर जगह पे मुख्तलिफ जगह पे आप टेंजेंट ड्रा के उसका रेट फाइंड करें। फिर कैलकुलेशन करें रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। कैसे कि अगर आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन एक रिएक्टेंट की ली है तो आप देखें कि उसकी कंसंट्रेशन हाफ करने से उसका रेट पे क्या फर्क पड़ा, तो उसकी कंसंट्रेशन डबल करने से उसके रेट पे क्या फर्क पड़ा। तो इससे पता चल जाएगा कि उसका रेट जो है वो उसकी कंसंट्रेशन की कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे आप उसका रेट इक्वेशन बना सकते हैं, उसकी ऑर्डर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ रिएक्शंस होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही स्टेप होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, वो होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन।
तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल ऐसा होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी पहले बढ़ती है, ट्रांजिशन स्टेट से गुजरते हैं, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। कुछ हैं जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, उसमें दो या तीन या इससे ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मोर देन वन स्टेप। तो इसमें मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं जो बनने के साथ ही यूज हो जाते हैं, जो कि बनने के साथ ही यूज हो जाते हैं। अच्छा जरा मुझे बताइएगा, क्लास रिकॉर्ड हो रही है? मेरा ख्याल है हो रही है। यस सर, हो रही है। ओके ओके ठीक है। अच्छा, तो ये कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को दौरान बनती है और यूज भी हो जाती हैं। तो इनको ट्रांजिशन स्टेट्स भी एक से ज्यादा वहां पे होंगी। तो फाइनल प्रोडक्ट्स में क्या आएंगे, जो चंद चीजें आएंगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे वो जो एक स्टेप में बनेंगे दूसरे में यूज हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट। अब मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है? मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर जो है वो जो डिफरेंट चीजें हैं। तो मॉलिकुलरिटी है कि जब किसी रेट डिटरमिनिंग स्टेप में या केमिकल रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा हो, एक ही मॉलिक्यूल इसमें रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं मॉलिकुलरिटी। तो अगर एक एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या एक ही रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका हम वो यूनिमॉलिक्यूलर होगा, दो होंगे तो बाइमॉलिक्यूलर, तीन होंगे तो टर्मोलिक्यूलर। अच्छा, अब यूनिमॉलिक्यूलर है तो ए है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा, वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होंगे। बाई मॉलिक्यूल दो तरह से हो सकते हैं, ए और ए मिलकर भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, ए और बी मिलकर भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये आपके पास रेट उसका ए पे भी डिपेंड करेगा, ए और बी पे भी डिपेंड कर सकता है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं बाई मॉलिक्यूलर्स की। टर्म मॉलिक्यूलर उसमें तीन मॉलिक्यूल डिफरेंट तरह के से रेट कर सकते हैं। तो रेट इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो ये उनकी एग्जांपल्स हैं। तो ये मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस है। ये देखें, ये भी आपने याद रखना है जी कि मॉलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। कोई ऐसा रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही हो। तो मॉलिकुलरिटी में भी ये यूनिमॉलिकुलर हो सकता है, बाई मॉलिकुलर हो सकता है, टर्म मॉलिकुलर हो सकता है। नेगेटिव नहीं हो सकती मॉलिकुलर, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि ये सम होता है पावर्स का। तो पावर में ऑर्डर फ्रैक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, मॉलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है जी? स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अब बाज़ औक़ात कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन ये दो तो देखने में इसका रेट इक्वेशन NO2 और CO आने चाहिए जी, फर्स्ट ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। वो कैसे कि अगर ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है तो ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, इसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। तो ये NO2 और NO2 पे डिपेंड करेगा, दोनों की कंसंट्रेशन पे। तो ये सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO2, नॉट CO। अब एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या इफेक्ट है। दो मॉडल है हमारे पास, एक है कोलिजन मॉडल। कोलिजन मॉडल ये बताता है कि जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो पहले आपस में कोलाइड करते हैं, पहले आपस में कोलाइड करते हैं। तो रिएक्शंस में कोलिजन्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जो है रेशो और चांसेस ज्यादा होंगे। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने के बाद नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो ज्यादा चांस है कि ऐसे कोलिजन्स भी बढ़ जाएं जो अफेक्टिव हो। तो अफेक्टिव कोलिजन भी इसके नतीजे में बढ़ जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ओरिएंटेशन बैरियर कम जो है वो होता है। कम तो नहीं होता, ओरिएंटेशन बैरियर जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जैसा कि ये थोड़ा शोर्ड एनर्जी भी इसको कहा जा रहा है, कि जब आप एनर्जी बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो तमाम काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर वो 25 डिग्री की अब हम बात करें तो 100 मॉलिक्यूल अगर फर्ज करते हैं ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 100 से, ये 100 जो है वो
उसकी एवरेज जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उनकी एनर्जी 100 से ज्यादा जा रही है, तो वो क्या करेंगे, 100 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री कर देते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी जिनकी एनर्जी 100 से बढ़ जा रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, क्योंकि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो है वो रेशियो बढ़ गई है। ये एग्जांपल दी हुई है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन हो गया, ये आफ्टर कोलिजन प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। तो जितने कोलिजन होंगे प्रोडक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो रेशियो बता रही है इफेक्टिव कोलिजन्स को, कि जैसे ही ये आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू जो पिंक हुआ हुआ ये बढ़ जाएगी, कि उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी जो कि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हैं। ये देखिएगा T2 ग्रेटर देन T1 है, तो T1 पर इस ग्राफ में ये वाला एरिया ऐसा है, यानी कि ये रेशो यहाँ से ये देखें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अगर इसको आप करें ना, इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को या परसेंटेज कर लें, 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, तो यहाँ से देखें सिर्फ 20% मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के हैं जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं यहाँ तक। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा लें तो ये है जी कोलिजन एनर्जी ग्राफ और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो पीक का हमारा यहाँ पे उसके साथ तल्लक नहीं है कि पीक बढ़ जाएगी, तो शायद ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। ये पीक ये जाहिर कर रही है कि जो मॉलिक्यूल्स इस फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे देखें कि हाईएस्ट एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की है, इस मोल फ्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल्स की, और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी इधर बढ़ रही है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज्यादा है, इस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है, और इस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद बिल्कुल इतनी है, 10-20% लगा लें। इस एनर्जी से जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वही प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ आपका ऐसे आता है। इससे मुराद ये है कि इस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स तकरीबन 50% है, और इस एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी इसके मॉलिक्यूल तकरीबन 40% आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब 40% मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास इक्वेशन है जो कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन को करती है, क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करती है। तो ये आर्हीनेस इक्वेशन का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसकी स्लोप जो है हमें वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताती है। तो कहता है जितना हाई टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो लार्ज के की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ये इक्वेशन जो है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये इसकी सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर्हीनेस इक्वेशन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर तो ऐसे होंगे जिसमें रिएक्टेंट जो है वो उसकी पावर जो है 1 होगी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर असल में होते सेकंड ऑर्डर है, लेकिन इसका दूसरा रिएक्टेंट, इसकी जो अमाउंट है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी एक्सेस में होती है, उसकी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हम जो है वो उसकी चेंज जो होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये समझ लें कि ऐसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन वेरी लार्ज concentration, that the change in this concentration is very minimal and can be neglected। इसी तरह सूडो सेकंड ऑर्डर कौन से हैं, जो कि असल में थर्ड ऑर्डर है, लेकिन तीनों में से एक रिएक्टेंट पर वो उसकी रिएक्टेंट जो है कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही, कि उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि उसमें चेंज जो है वो रिएक्शन डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। अब कौन से मेथड हैं एडजॉर्प्शन काइनेटिक मेथड्स जो हैं वो, और एडजॉर्प्शन डिफ्यूजन मॉडल्स है। एडजॉर्प्शन रिएक्शन मॉडल क्या है जी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है जी, सूडो सेकंड ऑर्डर है, एल्वोइच इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर, जबकि ये डबल एक्सपोनेंशियल मॉडल है। ये इसको एक्सप्लेन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लिक्विड फिल्म डिफ्यूजन मॉडल है, ये उसकी काइनेटिक मॉडल है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। उसको हम, ये हमारे सिलेबस से में शामिल नहीं है, एमएससी लेवल तक के सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको
अच्छा, ये जो है वो उसकी जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब किसी भी चीज का ये यहाँ पे थोड़ा सा उसने बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड किया जा सकता है। पीछे हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर की कुछ डेरिवेशन की है। वो कहता है इसका तरीका ये असल में मेथड है जिसके जरिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड किया जाता है। उसका काइनेटिक डाटा लेते हैं, अगर वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर जैसा है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर जैसा है तो उसके साथ फिट होता है तो उस जैसा होगा, अगर थर्ड के साथ एलवेज के साथ होता है तो उस जैसा होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे वो जो डिफरेंट है जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हम जरा इसको देखते हैं। मीटिंग खत्म होने वाली है, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपके लिए के साथ एक और स्लाइड शेयर करूंगा, तो हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा जरा। सर कोलाइडल वाला लेक्चर भी रहता है अभी? हाँ, वो भी मैं अभी इसके साथ करता हूँ। इसमें आपने जो है वो काइनेटिक्स की, मैं आपको वो जो बुक की चैप्टर भी सेंड करता हूँ। हमने जो रिजल्ट्स देखने हैं इसके सिर्फ, इसमें तो कुछ चीजें रहती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रिजल्ट यानी कि डेरिवेशंस में आपने ये देखना कि किस रिएक्शन रेट में किस किस पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है।